Now we start the session. नमस्कार सर, पीपीटी नहीं जा रही आगे पीछे. हम बंद करा ते एक शेअरिंग बंद करा आणि परत चालू करा. ओके. नाही होते आता सर. होतंय नाही मॅम. होते सर. खाली खाली लेफ्ट साइडला एक कर्सर घ्या लेफ्ट साइडला किंवा त्यावर आहेत पहा एरो. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. ओके. नाउ वी स्टार्ट द सेशन. ओके, नाउ वी स्टार्ट द सेशन. नमस्कार एवरीवन. सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरी का नाम लेके हमारे जो कोई टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं. श्री भगवान धन्वंतरी नमः. उसके बाद मेरे सारे जो गुरुवर्य हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ. शतशः नमन करके मैं अपने टॉपिक को शुरुआत करती हूँ. आज का हमारा टॉपिक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ एक्ने है, जिसके बारे में हम अभी ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें मॉडर्न एस्पेक्ट्स, आयुर्वेदिक अप्रोच टू मुखदुशिका, उसका ट्रीटमेंट, केसेस, बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो ये मेरी पहली केस है. एक्चुअली जो भी हम विज्ञापन देखते हैं उन विज्ञापनों में कॉस्मेटिक कोई भी यूज करने के बाद पहले का और बाद का ऐसे दोनों चेहरे दिखाए जाते हैं. उसी तरीके से ये है. ये बिफोर और ये आफ्टर ट्रीटमेंट का है. इस पेशेंट ने मुझे बहुत सारे पेशेंट्स दिए और मुझे बहुत सारी प्रेरणा भी दी मुखदुशिका के पेशेंट करने के लिए. इसलिए इनको भी मैं धन्यवाद करके हम आगे देखते हैं. ये केस डिस्कशन में आगे हम ये केसेस देखेंगे. एक्ने. एक्ने मतलब क्या होता है? तो एक्ने इज अ स्किन कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विथ ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स. एक्ने डेवलप कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे एक हेयर फॉलिकल है जिसके बाद साइड में सीबेसियस ग्लैंड है. जो सीबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रेट करते हैं, जिसे हम कॉमनली ऑयल कहते हैं. वो सीबम एंड सेल डेब्रिज मींस डेड स्किन सेल्स जो है वो हेयर फॉलिकल को जो ओपनिंग है वो ब्लॉक करती है, वहां पे स्लाइटली बम्प क्रिएट करती है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पिंपल कहा करते हैं. इट्स अ कॉमेडॉन एक्चुअली. इस प्रकार से हमारे शरीर में या फिर हमारे चेहरे के ऊपर एक्ने डेवलप होते हैं. अब ये एक्ने जो है इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं. इसमें से कुछ टाइप्स हम यहाँ पे अभी देखेंगे, जैसे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पैप्यूल्स, पुस्टुल, सिस्ट, नोड्यूल्स. इस प्रकार से इनका हम जरा विस्तार से अभी देखेंगे. सबसे पहले आता है कॉमेडॉन. कॉमेडॉन्स आर द बेसिक एक्ने लीजन्स, जिसे कॉमनली पिंपल कहा जाता है. कॉमेडॉन्स में हेयर फॉलिकल्स दैट हैज बिकम क्लॉग्ड विथ ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स, जैसे कि हमने पीछे की इमेज में देखा था. एंड कॉमेडॉन्स कैन डेवलप इनटू अ बम्प्स कॉल्ड व्हाइट हेड्स और अ ब्लैक हेड, व्हिच इज आल्सो टाइप ऑफ अ एक्ने. नाउ ब्लैक हेड्स. ब्लैक हेड्स आर द कॉमेडॉन्स दैट आर ओपन एट द सरफेस ऑफ द स्किन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो blackheads are filled with excess oil and dead skin cells. The black hue or black discoloration is result from the irregular reflection of a light coming from the clogged hair follicles. Now whiteheads. Whiteheads are the comedons that stay closed at the surface of the skin. ये blackhead और whitehead में difference है. Blackheads में they are open at the surface of the skin बोला गया है, जो कि whiteheads में they are closed at the surface of the स्किन. इसके वजह से उनके कलर में भी डिफरेंस आता है. व्हाइट हेड्स happens when oil and skin cells prevent a clogged hair follicle from opening, क्योंकि they are the stay closed at the surface. Next is a papules. Comedons that become inflamed, it's called as a papules. They are forming a small red or a pink bump on the skin, which is commonly we call pimples. Pimple may be a sensitive to the touch, or a pricking or a squeezing to the papules make its inflammation worse and may lead to a scarring. Next, pustules. Pustule is another kind of a inflamed pimple, resembles a whitehead with a red ring around the bump. The bump is typically filled with a white or a yellow pus. That is a pustule. Pricking or a squeezing can make it worsen and causes a scar or a dark spot to develop. फिर आते हैं नोड्यूल्स. Nodules are the large inflamed bumps that feel firm to the touch. That's most important. Develop deep within the skin.
and they are often painful. Cystic lesions. Cyst is a large pustule lesion that look similar to the boils, but they are not a boils. They are cysts. Like nodules, cyst can be a painful or maybe not. Usually considered to have a more severe form of acne. अगर नोड्यूल्स या सिस्ट होंगे तो वो सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने में हम कंसिडर कर सकते हैं. इसके अलावा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस तरीके के जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम आगे देखते हैं जो एक्ने के बारे में बताए गए हैं. अब इसमें है माइल्ड एक्ने. माइल्ड एक्ने मीन्स क्या? फीवर देन 20 व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, और फीवर देन 15 इन्फ्लाम्ड बम्प्स, और फीवर देन 30 टोटल लीजन्स. मीन्स व्हाइट हेड, ब्लैक हेड एंड इम्प्लांट बम्प्स मीन्स पैप्यूल्स, पुस्टूल, ये टोटल लेस देन 30 होंगे तो इट मे बी अ mild acne. Mild acne can take up 8 weeks to see a significant improvement. देखिए मॉडर्न में भी बताया गया है कि माइल्ड या फिर बहुत कम एक्ने हो गए तो भी उनको ठीक होने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं. ओके, तो दे हैव ऑलरेडी हमें बताया रहे हैं कि क्या टाइम हमें स्पैन इसके लिए लगने वाला है. ओके, मॉडरेट एक्ने 20 to 100 व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, और 15 to 50 इम्प्लांट बम्प्स, और 30 to 125 टोटल लीजन्स हो सकते हैं मॉडरेट एक्ने में. दे आर दे टेक सेवरल वीक्स टू नोटिस एंड इम्प्रूवमेंट. और इसके बारे में अलग एक बात है, एक्ने में अपीयर टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर. मीन्स हमें ऐसा लगता है कि अभी वो ठीक हो रहे हैं पर वो नए अपीयर हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये और स्थिति जो है बिगड़ गई है. ये मॉडरेट एक्ने में हमें बहुत बार दिखाई देता है. प्रैक्टिस में भी आप ये दे सकते हो. लास्ट में आता है सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने. मल्टीपल इन्फ्लाम्ड सिस्ट और नोड्यूल्स आर कॉल्ड एज अ सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने. द एक्ने मे टर्न डीप रेड और पर्पल इन कलर. ऑफन दे लीव अ स्कार्स एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन मिनिमाइज द स्कारिंग, बट स्कार इज ऑलवेज देयर. दिस इज अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियरिटी ऑफ द एक्ने. जो हमने ऊपर टाइप्स देखे हैं वो इस सिवियरिटी के हिसाब से हम उसमें मोड़ सकते हैं. जैसे कि माइल्ड एक्ने है उसमें कोमेडॉन्स, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स जो है वो हम माइल्ड एक्ने में ले सकते हैं. मॉडरेट एक्ने में पैप्यूल्स एंड पुस्टूल्स जो है वो मॉडरेट एक्ने में हम ले सकते हैं. और सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने में नोड्यूल्स या सिस्ट या फिर दोनों कॉम्बो में नोडुलोसिस्टिक एक्ने होंगे तो वो सीवियर फॉर्म होता है. पर यूजुअली हम जब पेशेंट्स में देखते हैं तो कोई एक ही प्रकार का टाइप नहीं मिलता है. वी हैव सेवरल टाइप. मींस समटाइम्स व्हाइट हेड से होंगे, किसी में पुस्टूल्स भी होंगे, ये साथ में होते हैं. इसलिए बोलते वक्त इनके माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर या फिर मॉडरेट इस टाइप से बोला जाता है जब हम पेशेंट्स में इसे देखते हैं. इसके अलावा ये और सारे प्रकार है जो मॉडर्न में एक्ने के बताए गए जो हम आगे देखेंगे. यहाँ पे कुछ और टाइप्स भी है, उसके इमेजेस भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. उसमें सबसे पहले आता है एक्ने वल्गैरिस. एक्ने वल्गैरिस दिस इज द नेम फॉर द कॉमन एक्ने. जो भी हम एक्ने के रूप में देखते हैं जैसे कोमेडॉन्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह जो देखे हमने वो सारे एक्ने वल्गैरिस में है, जिसे हम कॉमनली पिंपल कहा करते हैं. जो पहले की फोटो में हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हुए होते हैं. सॉरी. दूसरा जो है एक्ने रोजिएसी. एक्ने रोजिएसी इज अ फेशियल इरप्शन ऑफ अ मिडल. इट्स क्वाइट अनरिलेटेड टू द एक्ने वल्गैरिस. किसी का माइक चालू है शायद. ओके. एक्ने वल्गैरिस एंड एक्ने रोजिएसी आर डिफरेंट. दे आर जबकि एक्ने रोजिएसी जो है, एक्ने रोजिएसी एडल्ट एज में मींस आफ्टर 30 एक्ने रोजिएसी बहुत कॉमन है. इसलिए वल्गैरिस और रोजिएसी दोनों अलग है. समटाइम्स एक्ने रोजिएसी में
पैपुलर रैश भी देखी जाती है अगर वो इन्फेक्टेड हो गई हो तो, पर कॉमनली रेड इरप्शन ही ज्यादा होता है रोजिएसी में। आगे आता है फिर एक्ने कोग्लोबाटा। एक्ने कोग्लोबाटा इट्स कॉल्ड एज अ सुपुरेटिव एक्ने, जैसे कि हमने यहाँ पे ये थर्ड इमेज में देखा है। इट माइट कवर अ होल बैक और अ चेस्ट। इसमें मिडल एज ह्यूमन ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इट्स सॉरी, इसमें मिडल एज ह्यूमन ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन एंड इट्स सो अनकॉमन and males are more get affected in acne coglobata. Then acne ageminata, it's also called as a lupus miliaris disseminatus facie. It's facial idiopathic granulomas with regressive evolution. It's more common in Asian males, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। उसके बाद में आता है एक्ने वेनेनाटा, जैसे कि ये बच्चे में दिखाया गया है। Acne venenata means it's a occupational hazard. It's due to the exposure to the hydrogenated hydrocarbons, cutting oils, or crude petroleum. Its size depend on the area of the exposure. इस बच्चे के चेहरे पे जो आया है उस स्वरूप का एक्ने वेनेनाटा मिलता है। Then acne mechanica. Acne mechanica is due to the pores. जिस पोर्स में फोरहेड या फिर हेलमेट डाल के कवर होता है, ऐसे में वहां पे इरिटेशन की वजह से एक्ने डेवलप हो जाते हैं, उसे कहते हैं एक्ने मैकेनिका। जैसे कि आजकल हम लोग कोविड के कारण हमेशा मास्क पहनते हैं, तो मास्क का जो जो एरिया कवर रहता है, जहाँ पे भी मास्क टच होता है हमारे चेहरे पे, वहां पे भी बहुत सारे लोगों को रैश आती है, उसे एक्ने मैकेनिका कहा जाता है। ठीक? इसके बाद में आता है एक्ने केलॉइडोसिस। एक्ने केलॉइडोसिस इट्स अ हाइपरट्रॉफी ऑफ पैप्यूल्स on the nape of the neck. Nape of the neck means जहाँ नेक के मीन्स गर्दन के पीछे जहाँ पे हेयरलाइन खत्म होती है, that area is called as the nape of the neck. वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक पैप्यूल्स होते हैं और वो जब हील होते हैं तो वहाँ पे केलॉइड फॉर्मेशन हो जाता है। इट्स कॉल्ड एज एक्ने केलॉइडोसिस। Not but the last but not the least, hidradenitis suppurativa, which is called as a blind boils or a closed boils. It's also called as acne inversa. It's a chronic skin condition featuring lump formation. Sorry. It's due to the obstruction in the apocrine duct. Recurrence is so common and simultaneous appearance of the fresh lesions and scars. The lesions and scars may continue for a month or a years. Its common sites are axilla, groin, inframammillary and anogenital areas. This hidradenitis suppurativa is always come in the follicular occlusion triad. In the follicular occlusion triad, there is a hidradenitis suppurativa with the acne coglobata plus dissecting cellulitis of the scalp. ये तीनों साइन एक साथ आते हैं जिसे follicular occlusion triad कहा जाता है। ये तीनों एक साथ बहुत कॉमनली दिखाए जाते हैं, जैसे कि ये एक्सिला का दिखाया गया है इस इमेज में। We can resemble this hidradenitis suppurativa in the नाड़ी व्रण kind of thing. इसमें जैसे साइनसेस फॉर्म हो गए, देखो आप इमेज में देख सकते हो। इसमें अगर नाड़ी व्रण की चिकित्सा की जाए तो हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। अब हम आयुर्वेद के बारे में देखेंगे। आयुर्वेद में जैसे बोला गया है कि हर एक जो चीज है जो आचार्यों ने लिखी है वो जैसे गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिखी गई है, कि शिष्य उससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके मन में कुछ तो भी शंका होती है, वो पूछने के लिए गुरु को कुछ क्वेश्चन करता है, फिर गुरु उसका आंसर देने के लिए श्लोक बोलता है। उसी तरीके से शिष्य यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज मुखदुशिका, हाउ दे आर लुक लाइक। मे बी ही इज अ मॉडर्न शिष्य, ही इज आस्किंग इन इंग्लिश मे बी, and the guru is calling that, means acharya has told in our samhita, शाल्मली कंटक प्रख्या कफ मारुत शोणिते ही जायन्ते पीड़का यूनाम वक्त्रेया मुखदूषिका। यहाँ पे जो ग्रंथकार है सुश्रुताचार्य जी जो है उन्होंने बोला है कि मुखदूषिका कैसी दिखती है, तो शाल्मली कंटक प्रख्या जैसे इमेज में दिखाया गया है। उन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे टाइप्स ऐसे नहीं दिए हैं, उन्होंने सिर्फ मुखदूषिकाएं कैसे दिखती है ऐसा बोला है।
जबकि आप ये इमेज देखोगे तो इस इमेज में दिखता है कि ये जो कुछ कंटक है ये कुछ रेड है, कुछ डार्क कलर है, कुछ व्हाइटिश है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जो कि हमने टाइप्स में देखा, पैप्यूल्स, पुस्टूल, नोड्यूल्स, ये जो है उस तरीके से दिखते हैं। इसीलिए उन्होंने उसका साधर में रख के उनको आसानी से बताने के लिए शाल्मली कंटक रखे, ऐसा बताया गया है। और शाल्मली के ही कंटक क्यों बताए हैं? ये रिजेंबल होते हैं, बाकी के भी कंटक बहुत सारे पेड़ों पे है पर उनका रिजेंबलेशन नहीं बताया, शाल्मली का ही बताया है। यही शाल्मली का वैशिष्ट्य है यहाँ पे। इसमें बाकी में सॉरी इसके बाकी अभी ये जो दोष दुष्य बताए गए हैं वो भी इस श्लोक में दिए हैं। इस श्लोक में भी वाग्भटाचार्य जी ने बताया है शाल्मली कंटकाकारा, जिस तरीके से शाल्मली के कंटक है उसी तरीके से है। इसके अलावा वो पीटिका कैसी है ये भी यहाँ पे बताया गया है। वो जो पीटिकाएं है जो मुख दुशिका में होती है वो सरुजा मीन्स अल्प रुजा के साथ होती है, घन मीन्स निबिड़ या फिर जो हम बोलते हैं हार्ड टू टच, ऐसी घन स्वरूप की होती है। और मेदोगर्भा मीन्स एट द सेंटर देयर इज अ मेद, और वहां पे सेंटर में जैसे मेद भरा हुआ है, देयर इज अ मेद, इसलिए मेदोगर्भा बोला गया है। इस प्रकार से उन्होंने सारी चीजें बोली है। और उन्होंने कहाँ पे होता है वो भी बोला है, मुख पर होता है इसलिए उसे मुख दुशिका बोला है। और वो युवाओं में होता है इसलिए युनाम ताभ्याम च मुख दुशिका। उन्होंने यहाँ पे लक्षणों में सब चीजें दे दी है। अगर हम दोष दुष्य का विचार करें तो वहां पे श्लोक में दिया गया है कि जैसे कफ, मारुत और शोणित, ये इसके दोष बताए गए हैं। कफ और वात ठीक है ये दोष है, पर शोणित कैसे? तो रक्त और पित्त का बहुत सहचर्य है, इसीलिए शोणित मीन्स रक्त और उसके सहचर्य के साथ आने वाला पित्त, इसलिए यहाँ पे पित्त दोष का भी विचार हमें करना पड़ता है। दुष्य, और जब हमने देखा कि कफ का उल्लेख आया है तो कफ का बहुत बार रसमल कफ के रूप में आता है, इसीलिए यहाँ पे दुष्यों में रस धातु का भी उल्लेख या फिर विचार हमें जरूर करना होता है। इसके अलावा रक्त और मेद भी दुष्य बोले गए हैं। जैसे हमने स्थान का विचार देखा, स्थान उसमें मुख बताया गया है, इसीलिए उसके नाम में ही आया है मुख दुशिका। पर मुख के अलावा भी गर्दन या फिर कांधे, पीठ या छाती पे भी बहुत बार मुख दुशिकाएं देखी जाती है। जैसे हमने एक्निक कोग्लोबाटा में देखा कि उसके बैक पूरी कवर्ड हो गई थी, काइंड ऑफ थिंग। और काल का विचार किया जाए तो यहाँ पे तारुण्य काल बताया गया है। तारुण्य काल मीन्स युवा काल। युवा काल में शुक्र की अभिव्यक्ति शुरू होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे शुक्र का भी विचार दुष्यों में करना बहुत जरूरी होता है। जैसे पुरुषों में शुक्र की मीन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही फीमेल्स में भी आर्तव या रज प्रवर्तन शुरू हो जाता है, जिसका हमें पुरुषों में शुक्र की जिस तरह से विचार किया जाता है उसी प्रकार से स्त्रियों में भी आर्तव का विचार हमें दुष्यों में करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसकी चिकित्सा, चिकित्सा की श्लोक देते हुए ग्रंथकारों ने बोला है, यौवने पीड़ता स्वेश विशेषात् छर्दनम हितम लेपनम च वचारोधम सैंदवे सर्षपान्वितेहि कुस्तुम्बुरु वचालोध्र पुष्टेरवा लेपनम हितम। ये श्लोक सुश्रुताचार्य जी ने दिया है। और जो हमने पहले देखा कि शोणित या पित्त का विचार है, तो शोणित से रिलेटेड जो चिकित्सा है वो चरकाचार्य जी से हमने ली है। वहां पे उन्होंने बोला है, कुर्यात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरिक्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बता दिया है। पर क्या ये ट्रीटमेंट कॉल जो ये कुछ एक्सप्लेन किया गया है वो उतना सिंपल है क्या? नहीं, इतना सिंपल ये जरूर ही नहीं है। मुखदुशिका का वर्णन जो है वो शूद्र रोग में किया गया है, पर आजकल अगर देखा जाए तो मुखदुशिका जो है वो बहुत व्यापक रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि मुखदुशिका जैसे शूद्र रोगों को ट्रीट करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी जैसी बहुत बड़ी ब्रांच डेवलप हो गई है जो आजकल बहुत चलती भी है। इसीलिए ये शूद्र रोग न रहकर वो व्यापक स्वरूप धारण कर चुके हैं। और किसी को भी अपने चेहरे पे पिंपल या फिर दाग नहीं चाहिए होता, सबको सुंदर ही दिखना होता है, इसलिए इस विचार हमें जरूर करना चाहिए। ये अभी शूद्र न रह के एक व्याधि का रूप धारण कर चुका है, इसलिए इसका विचार हमें उस तरीके से जरूर करना पड़ता है। इसके बाद में आता है मॉडर्न ट्रीटमेंट। हमारे पास बहुत बार जो पेशेंट आते हैं वो मॉडर्न ट्रीटमेंट लेके आते हैं। बहुत सारे डर्मेट के पास जाके जब उनको रिलीफ नहीं मिलता है तब वो
आयुर्वेद के पास में आते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री में हमें मॉडर्न ट्रीटमेंट उन्होंने ली है या नहीं ली है, इसका विचार जरूर करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको एक केस जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमारे पास कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए थे, एक कपल आया था, उनको रिकंसेप्शनल पंचकर्मा कराना था। उनको चांस लेने के लिए पहले पंचकर्मा कराना था, किसी ने उनको बोला। तो उसके लिए हमने उनकी हिस्ट्री वगैरह ली। उसके बाद में फिर उनका विरेचन, बस्ती और फीमेल का उत्तर बस्ती भी कराया। और सारा पंचकर्मा होने के बाद में उनको फिर बोला कि आप अभी चांस ले सकते हो। फिर उन्होंने ट्राई किया, फिर उनको चांस हो गया, मीन्स प्रेग्नेंट, वो जो वुमन थी वो यूपीटी पॉजिटिव आ गई उनकी, वो प्रेग्नेंट हो गई। बाद में फिर कुछ दिनों बाद वो हमारे पास आए और वो हमें बताने लगे कि हम कुछ दिनों पहले डर्मेटोलॉजी की एक्ने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे, पर हमने आपको बताया नहीं। जब हम फॉलोअप के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए तो हमने उनको बोला कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ सर, तो मुझे उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट दीजिए, मुझे एक्ने नहीं आने चाहिए। फिर तब डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको बोला कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हो उसके कारण आपको प्रेगनेंसी ये नहीं रह सकती, आपको ये टर्मिनेट करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने उनको एडवाइस किया। तो इसीलिए वो हमारे पास आए कि ऐसा ऐसा हुआ है तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं। तब मैंने उनको बोला कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे थे, आपने तो कुछ नहीं बताया। तो बोले हमें इतना इंपॉर्टेंट वो लगा ही नहीं मैडम, इसलिए हमने बोला नहीं। तो वो आइसोट्रेटिनॉइड ले रहे थे कि आइसोट्रेटिनॉइड जो है वो टेराटोजेनिक है। आइसोट्रेटिनॉइड लेने के बाद, बंद करने के बाद भी 3 मंथ तक वो बताते हैं कि कम से कम आप प्रेग्नेंट नहीं रहनी चाहिए, वरना आपको टर्मिनेट करना पड़ता है। वही उस पेशेंट के साथ हुआ। इतनी सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनको वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी, क्योंकि शी इज टेकिंग आइसोट्रेटिनॉइड विच इज सो मच टेराटोजेनिक। ऐसी चीजें प्रैक्टिस में हमें मिलती है, इसीलिए हमें याद से मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में पूछना ही चाहिए, क्योंकि पेशेंट बहुत बार उसे बहुत कम लेते हैं या इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमें बताते भी नहीं है, और फिर उसका जो कुछ भी है वो उनको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। उसके बाद में आता है टीनेजर काउंसलिंग। अगर हम आजकल देखेंगे, जो बोला गया है मुख दूषिका वो युवाओं को होता है, युवा मीन्स टीनेजर। और टीनेजर्स जो है वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनको अगर पिंपल्स आ जाए तो वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की वजह से फिर वो उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं कि मुझे अभी पिंपल हुआ है, उसका दाग होगा, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। वो स्ट्रेस के कारण क्या होता है, चिंता नाम च अति चिंतना की वजह से फिर रसदुष्टि शुरू हो जाती है। और रसदुष्टि बढ़ने के कारण पिंपल क्या होते हैं और बढ़ जाते हैं, और पिंपल बढ़ने के कारण और स्ट्रेस बढ़ जाता है। दिस इज अ विशियस साइकिल। ये जो कुछ है ये चक्रव्यूह जैसा शुरू हो जाता है। इसीलिए उनका काउंसलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताना चाहिए कि आप ज्यादा चिंता मत करो, स्ट्रेस मत लो, पैनिक मत हो, क्योंकि उनको डिफिकल्ट होता है काउंसलिंग करना, क्योंकि टीनेजर्स को लगता है हमें कुछ समझ ही नहीं सकते, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए उनको काउंसिल करना डिफिकल्ट होता है। और इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब टू काउंसिल द टीनेजर्स। ठीक है। और जो कुछ मुखदूषिका है या फिर जो कुछ क्षुद्र रोग है, उनका विचार निदान पंचक के रूप में नहीं किया गया है, उनकी सिर्फ लक्षण और चिकित्सा इस प्रकार से ग्रंथकारों ने दी है। जैसे कि निदान पंचक में हेतु, रूप, पूर्व रूप, संप्राप्ति ऐसा विचार करके बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके व्याधि पे आया जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं दिया है। इसलिए इसका विचार कुछ अलग तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हम त्रिस्कंद आयुर्वेद के हिसाब से इसका विचार जरा करते हैं। त्रिस्कंद आयुर्वेद मीन्स हेतु, लिंग, औषध। इसमें सबसे पहले हम हेतु का विचार देखते हैं। हेतु के रूप में अभी जो व्याधि है मुखदूषिका, ये स्वतंत्र व्याधि है या परतंत्र व्याधि है, इसका विचार सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले करना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र व्याधि के रूप में अगर मुखदूषिका हो तो उसे बहुत जल्दी हम रिजल्ट दे सकते हैं, और बहुत बार जो होता है वो परतंत्र रूप में ही हमें देखने को मिलता है, जिसका हम आगे विचार करेंगे। फिर आगे आते हैं दोष प्रकोपक हेतु। जैसे हमने देखा कफ, वात, पित्त, इनके प्रकोपक जो हेतु है उसके कारण भी मुखदूषिकाएं बढ़ती है। दुष्ट प्रकोपक हेतु जैसे रस, रक्त, मेद, इनके प्रकोपक हेतु जो है इसके कारण, जैसे शोणित बोला गया है, शोणित प्रकोपक हेतु में तो बहुत कॉमनली ये बताया गया है, इसीलिए ये विचार हम हेतु के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद में जो बोला है तारुण्य काल या युवा काल, तो बहुत मैंने बोला ही पहले, टीनेजर्स आर वेरी एग्रेसिव।
वो एग्रेसिव होते हैं, वो क्रोध मोह उनमें बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से शोणित दृष्टि जो होती है, रस और शोणित दृष्टि बहुत बढ़ती है, और वो भी एक हेतुत्व का कार्य करते हैं। इसलिए उसका विचार भी हमें जरूर करना चाहिए। लक्षण, लक्षण हमने पीछे देखे, शालमलीकंठ के प्रख्या, पीड़का, सरुजा, घना, मेदो, गर्भामुख, ये सब जो है ये सारे लक्षण दिए गए हैं जो हमने पहले भी देखे हैं, और बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी हमने टाइप्स में देखे उसके। अब आगे औषध, औषध का विचार हम चिकित्सा के वक्त करेंगे। अभी हम पहले हेतु का विचार करते हैं। हेतु में जैसे मैंने बोला, स्वतंत्र परतंत्र व्याधि विचार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें परतंत्र व्याधि विचार में हम ये जो नीचे दिए गए हैं ये व्याधि के विचार हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वात रक्तज विकार। वात रक्तज विकार जैसे मैंने बोला कि टीनेजर है, एग्रेसिव है, वो शोणित विकार है, और वो बाहर का जंक फूड या फिर बाहर का जो स्पाइसी खाना खाते हैं जिसकी वजह से फिर से रक्त की दुष्टि हो जाती है। और इसीलिए रक्त दुष्टि जन्य अगर आगे मुख दुषिका होती है तो पहले रक्त शोणित विकार जो है उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद में फिर मुख दुषिका की ट्रीटमेंट अपने आप हो जाती है। उसके बाद में आता है वात रक्त विचार। वात रक्त में जैसे उत्तान वात रक्त का विचार हम यहाँ पे कर सकते हैं। उत्तान वात रक्त में रस रक्त और मांस का विचार आया है, और मुख दुषिका के जो दुष्य है उसमें भी रस रक्त आए हैं, इसलिए वात रक्त का विचार यहाँ पे हो सकता है। जैसे हमने देखा एक्ने रोजिएसी में, एक्ने रोजिएसी में अगर वात रक्त का विचार करके आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है दारुणक। दारुणक मीन्स डैंड्रफ। बहुत बार डैंड्रफ के कारण शोल्डर्स पे या फोरहेड पे पिंपल्स आने लगते हैं। अगर आप सिंपल दारुणक की ट्रीटमेंट भी करोगे तो भी पिंपल्स या फिर मुख दुषिका जो है वो अपने आप कम हो जाती है। इसलिए दारुणक में केश धावन, जैसे शिकेकाई या त्रिफला है उसे केश धावन दीजिए, केश धूपन दीजिए, या फिर शिरोलेप करके है जिसे तलपत्र भी कहा जाता है, जो हमारे प्रैक्टिस में बहुत यूज करते हैं। उसका फायदा दारुणक में होता है। और दारुणक या फिर ये सब पॉसिबल नहीं होगा तो अच्छे से आयुर्वेदिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी अवेलेबल है, जैसे केपी नंबूदरी जी का है, वैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आप इनको दे सकते हो। इसके कारण दारुणक कम होने के बाद मुख दुषिकाएं अपने आप कम होने लगती है। अब पीसीओडी और थायराइड डिसऑर्डर्स जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ये हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें अगर शोधन करके सॉरी शोधन करके उसके बाद में अगर हम चिकित्सा मुख दुषिका की करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से फायदा हमें देखने को मिलता है। अगर ये सारी चिकित्साएं आप कर रहे हैं पर इस चिकित्सा से किसी से भी उपशम नहीं मिल रहा है, ऐसे वक्त में आप कृमि का भी विचार जरूर कर सकते हैं। क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं वो बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। बाहर कितना हाइजीन मेंटेन किया जाता है ये हम अभी नहीं बता सकते, इसीलिए उसकी वजह से कृमि भूमि तैयार हो जाती है, या फिर कंटामिनेशन होने के कारण कृमि भी हो सकते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स में पूछा जाए तो उनको खाने के बाद में मोशन होता है, भोजनोत्तर मल प्रवर्तन या फिर गुदकंडू, इस प्रकार के लक्षण भी हमें बहुत बार दिखाई देते हैं। कृमि में डायरेक्ट से मुख दुषिका का वर्णन नहीं आया है, और शोणितज और पुरुषज कृमि में बहुत सारी बार पीड़िकाएं देखी जाती है। तो पीड़िकाओं में हम अगर कृमि का प्रॉपर विचार करके कृमि की चिकित्सा दे दे तो उसका उपशम हमें मिलता है। इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम कृमि का भी विचार इस मुख दुषिका के इसमें जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है विषय विचार। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं ट्रैवल करके आए या फिर कुछ बाहर घूमने गए थे, 2-3 दिन में आने के बाद उनको रैश आ जाती है या फिर पीटिकाएं आ जाती है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में एलर्जिक रैश कहा जाता है। वो एलर्जिक रैश जो होती है बहुत बार वो दंशजन्य होती है, जिसे हम विष के रूप में ले सकते हैं। उसमें अगर विषग्न चिकित्सा जैसे बिलवादी गुलिका है जो विषग्न है उसका उपयोग हो सकता है, या फिर सिंपल सा दशांग लेप है जिसे विषग्न कहा गया है, विषग्न लेप, इसका भी लेप दिया जाए तो भी ये पीटिका या फिर ये जो रैश है बहुत जल्दी कम हो जाए, इसका बहुत अच्छे से फायदा हमें मिलता है। अभी बाहर बाजार में भी बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ब्रांडेड ही नहीं बाकी भी मिलते हैं। ऐसे ऐसे इफेक्ट्स भी होते हैं पर कुछ के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। ऐसे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जो एक्ने में अगर ऐसे कुछ क्रीम वगैरह लगा दिए जाए तो बहुत बार एक्ने बढ़ जाते हैं, तो उसका बाह्य हेतु के रूप में निदान मान के उसका परिवर्तन किया जाए तो ये साइड इफेक्ट कम होके जल्दी से एक्ने कम होते हैं। ये भी हम विचार यहाँ पे कर सकते हैं। और आजकल की जो नेट की दुनिया है, सारी जगह इंटरनेट, कुछ भी नहीं आता जाओ गूगल करो, यूट्यूब पे देखो, में सब मिल जाता है। ऐसे वक्त में पिंपल आने के बाद टीनेजर सबसे पहले यूट्यूब सर्च करते हैं
या फिर गूगल सर्च करते हैं, उस पर जो भी नुस्खे आते हैं जैसे कोलगेट लगाओ, विक्स लगाओ, या फिर प्याज का रस लगाओ, काइंड ऑफ थिंग ये यूज करते हैं। वो यूज करने के बाद उसके वजह से बहुत बार रैश होती है या पिंपल होता है, वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसके बारे में भी हमें जरूर पूछना चाहिए। लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, इसका हमें हेतु के रूप में जरूर विचार करना चाहिए। अब आता है चिकित्सा विचार। चिकित्सा, हमने पहले जो श्लोक देखा, चिकित्सा सूत्र देखे, उस चिकित्सा सूत्र में जनरली शोधन, शमन और लेप ये बोला गया है। तो हम उसी प्रोटोकॉल से जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शोधन चिकित्सा। शोधन के लिए ये सारे चिकित्सा सूत्र हमें मिले हैं। यौवने पीड़कासु विशेषात छर्दन हितम, यहाँ पे सुश्रुताचार्य जी ने यौवन पीड़का मीन्स मुखदुषी के लिए विशेषता छर्दन मीन्स वमन करने को बोला है। उसके बाद में चरकाचार्य शोणित विकारों में क्या करना चाहिए, ये चरकाचार्य जी हमें बताते हैं। विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणित मीन्स वीरेच रक्त मोक्षण, ये चीजें हमें करनी चाहिए। और वाग्भटाचार्य जी इसके अलावा वमनम नस्यम ललाटे च सिरावेद्य बताते हैं, मीन्स वमन कराओ और उसके साथ नस्य भी कराना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन बताते हैं, सिरावेद करो वो भी ललाट स्थान की। अभी इसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशन बता दिया, पर हर बार ललाट की करना पॉसिबल नहीं होता, या बहुत बार स्किलफुल वर्क होने की वजह से करते नहीं है। ललाट के अलावा बहुत सारे लोग जुगुलर वेन, जो नेक जिस साइड से पिंपल है उस साइड की नेक से जो जुगुलर वेन जाती है उसमें सिरावेद कराते हैं। इट्स स्किलफुल वर्क, जिसको पॉसिबल है वो जरूर सीखे और जरूर करे, उसे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। वरना आप दक्षिण या वाम खुरपर से भी सिरावेद कर सकते हैं। अभी हमने जो चिकित्सा सूत्र देखे उसमें से कॉमनली वमन, विरेचन, नस्य और रक्त मोक्षण, ये 4 शोधन उपक्रम जो है ये कॉमनली मुखदुशिकाएं में बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वमन। अब हमने जो चिकित्सा सूत्र में देखा कि उसमें छर्दन शब्द यूज किया गया है। छर्दन बहुत बार सद्यो वमन के लिए, उल्लेखन के लिए यूज किया जाता है। सद्योवन या उल्लेखन जो होता है वो कफ प्रधान हो या मेद प्रधान हो, क्लेद प्रधान ऐसी स्थिति हो तो रुक्षण के रूप में यूज करके उसमें बहुत सारे रिजल्ट अच्छे से हमें मिलते हैं। पर बहुदोष प्रधान व्याधि है या फिर परतंत्र जो मुखरुशिका है, किसी दूसरे व्याधि के कारण मुखरुशिका हो रही है, तो ऐसे वक्त में शोधन स्वरूप में वमन, जैसे स्नेहपान, स्नेहन, स्वेदन, वमन, ऐसे प्रॉपर शोधन स्वरूप में वमन करने से फायदा हमें मिलता है। सद्य वमन से ऐसी स्थिति में हमें फायदा नहीं मिलता है। वमन हम किस किस स्थिति में कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्थान देखा है कि मुख दुशिका, उसके नाम में ये मुख जो कफ का स्थान बोला गया है सॉरी, कफ का स्थान बोला गया है। और चरकाचार्य जी ने सबसे पहले बताया है कि जो स्थान है वो स्थान की चिकित्सा पहले करो, बाद में वहां पे गए हुए दोषों की चिकित्सा करो। इसीलिए वो कफ स्थान होने के कारण कफ की चिकित्सा प्रधानता वमन होती है, इसलिए वमन हम यहाँ पे इंडिकेटिव जरूर बता सकते हैं। उसके बाद में कफ मेद प्रधान अगर मुखदुशिकाएं होंगी या फिर रुग्ण होगा तो उसमें वमन कराना हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। और परतंत्र जन्य व्याधि जनित मुखदुशिकाएं होंगी, जैसे थायराइड प्लस मुखदुशिकाएं है, ऐसे वक्त में आपको वमन करने से ज्यादा फायदा मिलता है। वमन के लिए हमने निम्ब, पटोल, विडंग, पंचतिक्तक्वात ये जो है ये बहुत अच्छे से यूज किए हैं और मुखदुशिका में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिले हैं। वमन की तरह ही आता है आगे विरेचन। विरेचन जो है हमने देखा, विरेचन शोणित प्रधान व्याधियों में बोला गया है। जब पित्तानुबंध ज्यादा है, रक्त और कफ की रक्त और पित्त की दृष्टि ज्यादा है, पित्त की प्रधानता है, ऐसी कंडीशन में वमन से ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। ऐसे वक्त में हमें विरेचन कराना पड़ता है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि परतंत्र जन्य व्याधि होगा तो हमें व्याधि के हिसाब से भी करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला एक्ने रोजिएसी है या फिर जिसे हम वात रक्त से कोरिलेट कर सकते हैं, वात रक्त है या फिर कृमि विकार है, या बहुत बार रुग्ण ऐसे आते हैं पांडु प्लस कृमि विकार है, आम्ल पित्त के साथ आम्ल पित्त के साथ मुखदुशिका है, पांडु के साथ मुखदुशिकाएं है। ऐसे करने में प्रधानतः विरेचन का फायदा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। विरेचन के लिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं वही ड्रग्स हम यूज करते हैं, त्रिवृत्त लेह, पटोल कटुरोहिणी आदि कषाय, गंधर्व हस्तादि एरंड स्नेह या फिर अविपत्तिकर चूर्ण या इच्छा भेदी रस, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट आप ये सारे ड्रग जरूर यूज कर सकते हैं, उससे फायदा भी मिलता है। अब जैसे वाग्भटाचार्य जी ने बोला है कि नस्य भी करना चाहिए,
अभी नस्य ये जो है ये शमन के लिए जनरली बोला गया है, वमन के बाद में नस्य बोला है। वमन से जो शोधन होगा उसके बाद में रहे हुए दोषों का शमन करने के लिए ये नस्य बोला गया है। जैसे कि मुखदोषी का जाने के बाद स्कार रह जाते हैं, या फिर कृष्ण वैवर्ण्य जिसे डिस्कलरेशन कहा जाता है वो रह जाता है। ऐसी कंडीशंस में हम नस्य जरूर यूज कर सकते हैं, जिससे कि कुमकुमादि तैल नस्य है, यष्टि तैल नस्य है, या घृत कुमकुम नस्य है। इस प्रकार के तैलों से नस्य करने से या घृत से नस्य करने से हमें ये शमन की चिकित्सा हो सकती है। पर अगर कोई रुग्ण होगा जो वमन या विरेचन के लिए इंडिकेटिव नहीं है, उसे हम वमन विरेचन नहीं दे सकते। ऐसे रुग्णों में हम नस्य शोधन के रूप में, जैसे कि शिरो विरेचन बोला गया है, शिरो विरेचन जो दे सकते हैं। ऐसे में हम शिरो विरेचन औषध जो है दे के वो जो स्थानिक दोष है उसका शुद्धि करके बाद में फिर शमन चिकित्सा जैसे लेप है हम दे सकते हैं, उससे भी फायदा मिलता है। पर शोधन से जो फायदा होता है वो स्थानिक दोषों के शोधन से नहीं होता। सर्वांग शोधन करने के बाद शमन से फायदा ज्यादा जल्दी मिलता है। अब आता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में सिरावेद या जलोकाचरण दोनों कर सकते हैं। वाग्भटाचार्य ने जैसे बोला ललाटेमचा सिरावेद, वाग्भटाचार्य जी ने जैसा बोला है उसी प्रकार से हम सिरावेद कर सकते हैं। जैसे मतलब सर्वांगगत दृष्टि होती है, फुल बैक है वो कवर्ड है, चेस्ट पे है, शोल्डर्स पे है, तो ऐसी कंडीशंस में हम सिरावेद जरूर कर सकते हैं। जलोकाचरण कब करना चाहिए? जलोकाचरण जब नोडुलर सिस्टिक एक्ने है या फिर पुस्टुलर है, तो ऐसी अवस्था में जब आमावस्था है या पश्चिमानावस्था है पेटिका की, उस वक्त में आप जलोकाचरण कर सकते हैं। किसी किसी का ग्रथित रक्त होगा, कफ दुष्ट होगा, तो ऐसे वक्त में आप जलोकाचरण कर सकते हैं। और डिस्कलरेशन जाने के लिए भी बाद में, शोधन के बाद में आप जलोकाचरण अवश्य रूप से कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे हमें फायदे मिलते हैं। ये हो गया सारा शोधन के बारे में। अब शमन, शमन के लिए कुछ अलग से कल्प हमने यूज करते हैं, जो प्रैक्टिस में है वही यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, रक्तपाचक वटी, चंद्रप्रभा, रजनियो, कृमि कुठार, इसके अलावा भी कुछ है जो हम यूज करते हैं थोड़े बहुत। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा आरोग्यवर्धिनी होती है। आरोग्यवर्धिनी जो है वो थोड़ी सी रुक्ष स्वरूप की है, जब कफ मेद क्लेद प्रधान अवस्था है, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे रुग्णों में आप आरोग्यवर्धिनी वटी यूज कर सकते हैं, उससे हमें फायदा मिलता है। यहाँ पे दूसरा है गंधक रसायन। गंधक रसायन जो है उसे नाम में ही है रसायन, इसलिए शोधन के बाद में अगर आपको स्किन ग्लोइंग या ऐसा बढ़ाना हो तो आप गंधक रसायन एज अ रसायन स्वरूप में शुरू कर सकते हो, उससे फायदा हमें जरूर मिलता है। सूक्ष्म त्रिफला जहाँ पे इन्फेक्टिव ओरिजिन है, जैसे हम पुस्टुल है, नोड्यूल से, सिस्ट है, ऐसी अवस्था में सूक्ष्म त्रिफला हम जरूर देते हैं। या फिर सूक्ष्म त्रिफला के अलावा त्रिफला गुगुल जो है उसका लेप करने के लिए नोडुलर सिस्टिक एक्ने में भी हमें बहुत फायदा मिलता है। बाद में आती है रक्तपाचक वटी। शोणित प्रधान, पित्त प्रधान दृष्टि होने के वक्त रक्तपाचक वटी हम यूज करते हैं। चंद्र प्रभा, अभी इसके नाम में ही बोला है, चंद्र की तरह प्रभा जिसे चाहिए है, जिसकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, जिसमें क्लेद है, ऐसे वक्त में चंद्र प्रभा यूज कर सकते हैं। हर बार चंद्र प्रभा एज अ मूत्र के स्वरूप में न यूज करते हुए चंद्र प्रभा एज अ स्किन के लिए या फिर क्लेद जो है वो एक्सेस क्लेद निकालने ऐसे हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है रजनी योग। रजनी योग जो है पित्त और रक्त दृष्टि प्रधान होने के वक्त रजनी योग जरूर काम करता है। कृमि कुठार रस, जो कि कृमि का विचार है वो शमन नहीं हो रहा है किसी से, तो कृमि का विचार करके कृमि कुठार रस देते हैं, तो उससे फायदा भी हमें मिलता है। ये हो गया वटी के बारे में। अभी हम कषाय के बारे में देखेंगे। जैसे कि कुष्ठ और वात रक्त में सॉरी महामंजिष्ठादि कषाय या लघु मंजिष्ठादि कषाय बोले गए हैं, उनका फायदा हमें मुख दुष्टिका में बहुत अच्छे से मिलता है। इसके अलावा भी पटोल कटु रोहिणी आदि कषाय है, ये बहुत कटु होता है पर इसका भी फायदा मिलता है, पर ये कम लिया जाता है, ऊपर के दो हम ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, प्यूरोडिल सिरप है, रूबिक्लीन है, रक्त दोषांतक कषाय है, ये जो है इसका भी यूज हम प्रैक्टिस में करते हैं, इससे भी हमें बहुत अच्छे से फायदे मिलते हैं, बहुत अच्छे से मुख दुषिका शमन होता है। उसके बाद में शमन से हमें क्या क्या चाहिए होता है एक्चुअली, रक्त शोधन होना चाहिए, रक्त प्रसादन होना चाहिए, जो कि स्कारिंग हुई है वो स्कार्स कम होने चाहिए, जो कृष्ण वैवर्ण्य रह गया है या डिस्कलरेशन हुआ है वो डिस्कलरेशन कम होना चाहिए या फिर जाना चाहिए। और बहुत बार कैसे होता है कि स्किन टेक्सचर है ना अनइवन हो जाता है, तो वो भी रेगुलराइज होना चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंट जो लेप्स बोले गए हैं
वो यूज करते हैं। इससे ये सारे जो फायदे हैं ऊपर के वो मिलते हैं। ये लेप दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वाग्भटाचार्य, सुश्रुताचार्य जी, अष्टांग संग्रहकार वाग्भट, इन्होंने ये लेप बोले गए हैं। ये लेप जो है इससे फायदा हमें मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेप है जो कि दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे प्रलेप देने को बोला है, लोध्र, उष्णगुरु और वचा का, इससे भी फायदा मिलता है। इसके अलावा वटपल्लव युक्ता नारिकेलोत्थ शुक्तयाहा, ये जो दो बोले गए हैं, ये जो कफ प्रधान अवस्था हो उस वक्त में ये देने पर हमें ज्यादा फायदा मिलता है। वही लेप थोड़े बहुत प्रमाण में आगे पीछे वही दिए गए हैं। यहाँ पे सुश्रुताचार्य जी ने वचा, लोध्र, सैंधव और सर्षप बोला गया है। इससे हम अगर करेंगे तो कफ प्रधान जो कुछ कफ, वात और शोणित दृष्टि में इसका फायदा हमें मिलता है। इसके अलावा ये बहुत सारे लेप है जो हमें अब तक मिले हैं, ये मैंने संग्रह किए आपके लिए। इसमें से सबसे पहला जो श्लोक है, लोध्र, धान्य और वचा, ये जो है लोध्र, धान्य को वचा, ये मोस्ट कॉमनली तारुण्य पीठिका में यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, शारंग संहिता में भी है, वैशुज्य रत्नावली में है, बहुत सारी जगहों पर ये श्लोक दिया गया है। पर ये जो है लोध्र, धान्य और वचा, ये कॉमनली यूज करने के बाद कुछ पेशेंट्स में जो पित्त प्रधान है या फिर पित्तानुबंध जन्य है उनमें कोई तकलीफ मिलती है। ऐसे रुग्णों में आप थोड़ा दुग्ध मिला के या थोड़ा गुलाब जल या रोज वाटर मिला के आप दोगे तो उसमें भी फायदा हमें जरूर देखने मिलता है। ऐसे ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हम लेप में करके डिफरेंट काइंड ऑफ लेप यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए गाइडलाइन दी गई, इसमें हम चेंजेस जरूर कर सकते हैं। दूसरा जो श्लोक बोला गया है उसमें बोला है, केवलान पयसा पिष्टवा तीक्ष्ण शालमली कंटकान, जो तीक्ष्ण स्वरूप के शालमली कंटक होते हैं उनको दुग्ध में घीस के या फिर पिष्ट करके उससे अगर लेप किया जाए तो 3 दिन में ही कमल की तरह मुख हो जाता है, ऐसे बोला है। एक्चुअली 3 दिन में नहीं आता उसका रिजल्ट, पर हम 10-15 दिन तक कंटिन्यू यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें दिखने को मिलता है। अभी हमने मुखदोषिका में देखा कि वो शालमली कंटक प्रख्या, शालमली कंटक की तरह बताया गया है। बहुत बार हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में जिस स्वरूप का वो है वही द्रव्य अगर हम ट्रीटमेंट में यूज करें तो उससे फायदा मिलता है, ऐसे देखा गया है। वैसे ही जो शालमली कंटक के स्वरूप में है तो उसके शालमली कंटक ही यूज करे चिकित्सा के रूप में तो उससे भी फायदा हमें जरूर मिलता है। बाकी ये बहुत सारे लेप यहाँ पे है जो मैंने आपके लिए संग्रहित किए हैं। आपको ये भेषज रत्नावली, शारंग संहिता और योग रत्नाकर में मिल जाएंगे। इसमें से ये जो लास्ट दिया गया है ये मैं बहुत यूज करती हूँ। रक्तचंदन, मंजिष्ठा, कुष्ठ, लौध्र, प्रियंगु, भटांकुर और मसूर दाल का पीठ, उसमें ये सब सम प्रमाण ले सकते हो। ये सब सम प्रमाण लेने के बाद बहुत बार जब मुखदोषिका जाने के बाद में स्कार रह जाता है या डिस्कलरेशन रह जाता है, यहाँ पे लिखा भी है व्यंगग्नाहा कांति मुख कांतिदाहा, जो है वो जो डिस्कलरेशन रह जाता है, स्कार रह जाता है, उसके लिए ये लेप देने से बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें मिलते हैं। ये बहुत मैंने यूज किया है, इसका फायदा भी बहुत अच्छे से होता है। अब हम कुछ केसेस देखेंगे। जो सबसे पहले मैंने आपको फोटो दिखाई थी वही ये केस है। ये 16 ईयर मेल था, इसे मुखदोषिका थी, घेरे पे ही थी सिर्फ, बाकी कोई भी एरिया कवर्ड नहीं था, और उसे कंडू बहुत था, दाह था और उस पीटिकाओं में से स्त्राव भी था। इसे 1 साल से ये तकलीफ थी। इसने मॉडर्न ट्रीटमेंट भी ली थी 6 महीने के लिए, पर उसे रिकरेंस बहुत ज्यादा था, उसे रिलीफ मिल नहीं रहा था। इसीलिए वो आयुर्वेद में कुछ सोल्यूशन है क्या ये देखने के लिए आयुर्वेद की तरफ मुड़ा, हमारे पास आया। तब हमने उसे शमन चिकित्सा दी, उसे रक्तवाचक वटी, गंधक रसायन, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ, जो लीडजेन फार्मा का है, डॉक्टर लावगनकर सर की जो लीडजेन फार्मा है उसका लघु मंजिष्ठादि क्वाथ मिलता है, उसका बहुत अच्छे से रिजल्ट आया। और लघु मंजिष्ठादि क्वाथ की जो द्रव्य है उसी से हमने वटी बना के वो भी दी थी। इस पेशेंट में सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें लघु मंजिष्ठादि क्वाथ और वटी से मिले। अवस्था अनुरूप हमने बाकी की दवाई भी दी थी, और इसमें हमने जलोकाचरण किया था 3 बार। इसका रिजल्ट हमें विदिन 3 मंथ्स मिल गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो, उसे हमने जलोका लगाई है। ये पहले भी एक शेयर किया, अभी उसका दूसरा फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा पेपुलो जो रैश है पेपुलर वो दिख रही है, यहाँ पे पस है, यहाँ पे नोड्यूल्स है, और यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हो उसका स्किन टेक्सचर भी सुधर गया है, उसके सारे जो स्कार्स है या फिर डिस्कलरेशन है वो भी बहुत कम हो गया है। ये ऐसे
ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें मिलते हैं। इस पेशेंट ने हमें रियल में बहुत सारे पेशेंट भी दिए थे। इसके जो पूरा फ्रेंड ग्रुप है उसे कुछ भी पिंपल्स वगैरह आ जाए तो वो हमारे पास आ जाते हैं और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके वो ठीक भी हो जाते हैं। वो मॉडर्न ट्रीटमेंट लेने के लिए अभी नहीं जाते। ये दूसरी केस है, 24 ईयर फीमेल थी। शी इज एमएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट। उनको मुखदुशिका फेस और बैक पे थी। उनको शूल था उसमें और पेटिकोत्तर उसमें कृष्ण वैवर्ण्य डेवलप हो जाता था, कारिंग होता था बहुत ज्यादा। नोडुलर मॉडरेटली सीवियर एक्ने उनको थे। उनको नियर अबाउट सिंस 3 ईयर से ये तकलीफ थी। उसके साथ में उनको केशपतन दारुणक के कारण था और शी हैज ए इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जिसके कारण हमने उसे यूएसजी करने को बोला और उसमें सीवियर पीसीओडी हमें मिला था। फिर उनमें हमने निदान रस प्रदोष विकारवित परतंत्र मुख दूषिका ऐसे किया और उस हिसाब से शोधन और शमन चिकित्सा दी। तो उसमें शोधन हमने सबसे पहले वमन से किया था। वमन हमने मदन वचा यष्टि इसका कषाय 100 ml दिया था और वमनोपक के तौर पर पंचतिक्तक कषाय दिया था। इन्हें नियर अबाउट 7 to 8 वेग आए थे, कफांत हुआ था इनका वमन। उसके बाद में उनकी पीटिकाएं बहुत कम हो गई और वमन के बाद में हमने 5 बार जलोकाचरण भी कराया था, जिससे कि डिस्कलरेशन और स्कारिंग जल्दी कम हो गई। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल जो वो करेक्शन के लिए हमने बीच बीच में सहचरादि तेल मात्रा बस्ती भी दिए थे। और शमन चिकित्सा में आरोग्यवर्धिनी वटी, लघु मंजिष्टादि वटी, प्यूरोडिल सिरप, सुमिकुठार, रसपाचक वटी और चंद्रप्रभा वटी अवस्थानुरूप हमने यूज किया था। और सबसे लास्ट में हमने वर्ण्यादि महाकषाय जो है उससे वटी बनाई है, वो हमने डिस्कलरेशन के लिए उसे दिया था। और जो लेप थे वो सबसे पहले हमने स्वर्णमुखी लेप दिया था। उसके बाद में हमने मुख कांति वर्धक लेप, जो मैंने लास्ट में रक्त चंदन वाला बोला, वो दिया था रोज वाटर के साथ में। उससे उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट आ गए। उनको विद इन अ ईयर पीसीओडी, मुख दूषिका और केश शाती सब चीजों में रिजल्ट मिला था। सॉरी, ये फोटो आप देख सकते हैं। एक्चुअली वो उनके हेयर फॉल के लिए हमारे पास आई थी और उनको सारी चीजें मिली, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उनकी ट्रीटमेंट की थी। यहाँ पे आप फोरहेड पे देख सकते हो, यहाँ के जो स्कार से सिर्फ रह गए, पिंपल्स नहीं है। और ये बाद का है, यहाँ पे स्कार्स भी कम हो गए हैं। और बालों के बारे में भी देखे तो वो बालों पे पफ डाल दी थी, उसका जो स्काल्प है वो दिखता था, इसलिए अब उसके बाल भी बढ़ गए हैं। और पीसीओडी भी जो इरेगुलर मेंसेस था वो भी उनको रेगुलर आने लगे हैं। और वो मैंने पहले भी बोला कि शी इज माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, सॉरी, इसलिए उनको मॉडर्न जो था, एलोपैथिक जो थे, उसके सबके साइड इफेक्ट्स मालूम थे, इसलिए उन्होंने एलोपैथी नहीं ली, उन्होंने सीधे आयुर्वेद का रास्ता चुना, विच इज हर वाइजनेस। ये आगे एक केस है, 24 ईयर फीमेल। उनको आरक्तवर्णी मुख दूषिका फेस और बैक पे थी। उसमें शूल था और शूल कम होने के बाद पश्चात उसमें पुयोदगम हो जाता है, पैप्यूल्स एंड पुस्टुल्स डेवलप हो जाते थे। दीज आर माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने। ये सारे जो लक्षण थे उनको 1 साल से हो रहे थे, पर उन्होंने कुछ भी मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं ली थी। उनको सिर्फ शमन चिकित्सा से ही फायदा मिला हमारे। उनको रक्तपाचक वटी, सुमिकुठार रस, प्यूरोडिल सिरप और प्यूरोडिल क्रीम भी दिया था। और लेप के लिए स्वर्णमुखी फेस पैक रोज वाटर के साथ दिया था। उनको विद इन अ मंथ पूरा रिजल्ट मिल गया। उनके पूरे जो कोई पैपुलर पुस्टुली रैश थी वो सारी चली गई थी। इनके दुर्भाग्यवश मेरे पास फोटो नहीं है, वरना मैं आपको इसके फोटो जरूर दिखाती। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, 20 ईयर फीमेल। उनको मुखदूषिका थी एट फेस और वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। उनको रात भर जागने की बहुत आदत थी। उनके मुखदूषिका फेस पे थी, मॉडरेट एक्ने थे, पैपुलोपुस्टुलर एक्ने डेवलप हो रहे थे। उसमें दाह शूल कभी कभार ही होता था, पर उनको रात में जागरण जब होता था, जागरण के कारण उनको सीवियर आम्लपित्त का तकलीफ होती थी। और वो जो तकलीफ थी उनको 4 से 5 साल तक थी। और जो मुखदूषिका थी नियर अबाउट 1.5 साल से उनको शुरू हो गई थी आना। इनका निदान हमने पित्तज पांडु विद मुखदूषिका किया, ये भी परतंत्रज है। इस पेशेंट में हमने विरेचन चिकित्सा की थी त्रिरुतलेह के साथ, 40 ग्राम त्रिरुतलेह दिया था। 12 से 13 उनको वेग आए थे, कफांत हुआ था उनका ये। और बाद में फिर उनको चिकित्सा दी, सुतशेखर रस, कामदुधा, अविपत्तिकर चूर्ण, ताप्यादि लोह, सूक्ष्म त्रिफला, दाढ़ी मादी अवलेह, अवस्था अनुरूप हमने इनकी दवाइयां थोड़ी बहुत चेंज की थी। और लेप दिया था उनको, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, सारिवा, और इसमें हमने शंख भस्म यूज किया था, लौध्र, ये रोज वाटर के साथ में।
इनको विद इन 6 मंथ तक मुकुटदुशिका में बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल गए। पर आफ्टर दैट कुछ महीने तक उनको पांडु के करेक्शन के लिए ट्रीटमेंट चालू थी। ये एक केस है, लॉकडाउन से पहले आए थे, उनको मॉडरेटली सीवियर एक्ने है उनको भी, आप ये देख सकते हो चेहरे पे। उनको तब हमने एक बार जलोकाचरण किया सिर्फ, और उसके बाद में फिर जो कुछ ओरल मेडिसिन है वो हमने कुरियर से भेजे थे, वो चालू है। बाद में की फोटो मेरे पास नहीं है, पर वो फोन पे बताते हैं कि अभी बहुत सारा रिलीफ है, बहुत सारे पिंपल्स और स्कार्स जो है बहुत कम हो गए हैं।